नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 28 तक अपनी बात कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग को आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और उसके आगे जो जो आर्टिकल्स हैं उस पर हम लोग को अपनी बात करनी है। जहाँ तक आज कोशिश रहेगी कि फंडामेंटल राइट्स एज अ चैप्टर खत्म हो जाए और बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने एक एक प्रोविजंस को अच्छे से कवर किया है, तो फंडामेंटल राइट्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पहली क्लास याद करिए। मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी भी कंट्री की सोसाइटी समझनी है, समाज समझना है, तो आप उसका संविधान भी पढ़ सकते हैं। अगर संविधान में ऐसा प्रोविजंस है जो किसी सोसाइटी के किसी विशेष सेक्शन के लिए, मतलब किसी विशेष तमगे के लिए, समूह के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करता है, रिजर्वेशन करता है, तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो तबका पिछड़ा हुआ है। क्लियर। अब जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार की बात करता है, मतलब कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स की बात करता है। ठीक है, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का संजोने का प्रयास आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से कर रहा है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ को स्पेशल तरीके से उनके कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट्स हैं उनको संजोने की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्यों नहीं किया गया है, दिमाग लगाइए। ठीक है, मान लीजिए ए माइनॉरिटी है, ये किसी राज्य में, किसी स्टेट में ये माइनॉरिटी है, लेकिन ये कहीं मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा विविधता है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं सही से कि फला जो तबका है ये इस जगह के लिए माइनॉरिटी है अथवा नहीं। क्लियर। दूसरी बात, हमारे संविधान में दो तरीके की माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। एक है लैंग्वेज बेसिस, मतलब भाषाई आधार पे, और दूसरा रिलीजियस, मतलब धार्मिक आधार पे। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी आधार पर माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की गई है, लेकिन माइनॉरिटीज़ डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी आप पढ़ते होंगे कि हमारे भारत में 6 तरीके की माइनॉरिटीज़ हैं, उनको रिकॉग्निशन दिया गया है। ठीक है, अब वो कौन दिया है? नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ ने दिया है। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ क्या है वो हम लोग आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए वो 6 कौन कौन सी हैं? मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, जैन। ठीक है, आपका एक काम है, आप मुझे इसे एक ऑर्डर में सेट करके बताइए कि पहले किसको रिकॉग्निशन मिला है और अभी लेटेस्ट में किसको रिकॉग्निशन मिला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट जरूर देखता हूं। और जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, मतलब सिटीजन्स को प्राप्त है। कौन कौन से? हमने इतनी बार आपको रटवा दिया है, 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त हैं। ठीक है, एलियंस को प्राप्त नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है। अब देखिए, आर्टिकल को पढ़ते हैं कि क्लॉज को पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति, मतलब कल्चर को संजोने का, उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई नागरिक है या ऐसे नागरिकों का समूह, सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करता है कि जिनका लैंग्वेज अलग है, जिनकी लिपि अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, जिनका कल्चर अलग है, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था भी संविधान में की गई है। अब अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है या किसी ट्राइबल एरिया में जाइए, तो उनका कल्चर, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है ये मेनलैंड इंडिया से। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको जीने का अधिकार ही नहीं है, उनको अपनी भाषा से प्यार ही नहीं है। ठीक है, हमें भी उनको अधिकार देना पड़ेगा ना, तभी जाके वो सही से रह पाएंगे और अपना जो राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है उसको एंजॉय कर पाएंगे। आर्टिकल 29 के भीतर एक बात और कही गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कहीं किसी भी सिटीजन या सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात कर रहे हैं, कोई तबका है, उसका लैंग्वेज अलग है या उसका लिपि अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन उसको संजोया नहीं जा रहा है। ठीक है, उसको स्टेट स्पेशल प्रोटेक्शन के थ्रू सजो नहीं रहा है, तो ये एजिटेट कर सकते हैं। अरे भाई, मतलब एजिटेट का मतलब है आंदोलन कर सकते हैं कि भाई हमारी भी लैंग्वेज को देखो, खत्म होती चली जा रही है, बोलने वाले लोग कम होते चले जा रहे हैं, तो उसके तरफ भी विशेष ध्यान दीजिए। हमारी स्क्रिप्ट, हमारे जो लिटरेचर्स हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, उनको बाकायदे कोडिफाई कराइए, उनको भी पब्लिश कराइए, इंटरनेट पर डालिए, ताकि जो उनकी स्क्रिप्ट है जो कागजी फॉर्म में है वो खत्म हो जाए, लेकिन इंटरनेट पर अगर कोई चीज़ आ जाती है तो PDF फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में, मतलब कई दिनों तक, कई सालों तक बनी रहती है।
क्लियर। तो राइट टू एजुकेट भी ये कर सकते हैं अपने भाषा के लिए, अपनी लिपि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। अब आर्टिकल 29(2) की बात कर रहे हैं कि किसी भी नागरिक को धर्म मतलब रिलीजन, लैंग्वेज, रेस मूलवंश या जाति मतलब कास्ट, ठीक है, 4 आधार है, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस एंड जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कौन कौन से आधार हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। इन आधारों के अलावा आप किसी अन्य आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं प्लेइंग स्कूल है, प्लेइंग स्कूल है। अब आपका मन किया कि यार हम भी जाके झूला झूलें, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब मन नहीं करता, दिल नहीं लगता है, चल के झूला झूलें। तो आप गए प्लेइंग स्कूल, आपने कहा मुझे भी एडमिशन दीजिए, लेकिन प्लेइंग स्कूल वाले ने कहा अरे भैया आपकी एज तो देखिए, आप प्लेइंग स्कूल में पढ़ने वाले हैं, खेलने वाले हैं, नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए है। तो एज एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। ऐसे आप देखे होंगे बहुत से कॉन्वेंट स्कूल हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं, ठीक है, बहुत से स्कूल हैं जो सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं, ठीक है, बहुत से स्कूल हैं जो सिर्फ दोनों के लिए होते हैं। तो आप बताइए आप लोग ऐसे कौन से स्कूल में पढ़े हैं, लड़कों वालों के लिए, सिर्फ लड़की वालों के लिए, या दोनों के लिए। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि एज के आधार पे, सेक्स के आधार पे और किसी भी आधार पे, मतलब इन चारों के अलावा और किसी भी आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। तो आर्टिकल 29(1) में हमने समझा, आर्टिकल 29(2) को हमने समझा। अब आर्टिकल 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। अब देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों एवं प्रबंध का अधिकार, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी, एक लैंग्वेज बेस पे, एक रिलीजियस बेस पे, मतलब एक भाषाई आधार पे और एक धार्मिक आधार पे। ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये शैक्षणिक संस्थान इस्टेब्लिश कर सकती हैं, शैक्षणिक संस्थान इस्टेब्लिश कर सकती हैं। दूसरी बात, ये वहाँ का सिलेबस डिसाइड कर सकती हैं खुद से, वहाँ का टीचर स्टाफ डिसाइड कर सकती हैं। तो इस तरह की बातें किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई, वो है मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज 2007 केस में। एक तो ये केस आपको याद रखना है, कौन कौन सी बात है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आरक्षण का जो प्रावधान हम लोगों ने आर्टिकल 15 के भीतर डिस्कस किया था, वो अलग तरीके से लग सकता है। ये अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी माइनॉरिटीज़ को 50% तक रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पूरा कंसेप्ट है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज़ को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया है पहले भी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, जो पहले फंडामेंटल राइट था, खत्म हो गया है और वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक या लीगल राइट बन के रह गया है आर्टिकल 300A और पार्ट 12 में। क्लियर? एक बात ये, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए जीवित है। मतलब क्या है? जैसे गवर्नमेंट, राज्य मान लीजिए, स्टेट, आपकी जो अल्पसंख्यक के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनको एक्वायर कर रही है तो उनको कंपनसेशन देगी, ठीक है। कंपनसेशन का जो प्रावधान था अब खत्म हो गया है, अब वहाँ पे अमाउंट लिख दिया गया है, ठीक है। कंपनसेशन और अमाउंट दोनों में अंतर होता है। अमाउंट की हिंदी होती है राशि और कंपनसेशन की हिंदी होती है मुआवजा, ठीक है। तो अगर राज्य अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को एक्वायर करता है तो स्टेट को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और यही कहा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी जीवित है, लेकिन वो किसके लिए? वो है अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए। तो हम लोगों ने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को बहुत डिटेल में समझ लिया है। 29 और 30 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आर्टिकल 31 पर बात करते हैं, जो संपत्ति के अधिकार पर बात करता था और जो संपत्ति का अधिकार कभी ना कभी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद लोगों को ये आवश्यकता महसूस हुई कि यार अगर हमें विकास करना है तो विकास किस आधार पर होना चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का विकास हो जाए? क्या सिर्फ और सिर्फ कृषि का विकास हो जाए? या सभी को कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, जिसमें वो विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना खुद का विकास कर सकें, ठीक है। तो जब देखा गया कि यार उस समय भी जो असमानता थी, बहुत थी, इनइक्वालिटीज जिसे कहते हैं, बहुत थी। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी तो किसी के पास लैंड ही नहीं थी, ठीक है। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड, किसी के पास लैंड ही नहीं। तो उस समय की सरकार ने सोचा यार लैंड रिफॉर्म्स लाया जाए, भूमि सुधार, ठीक है। इसमें क्या था कि बड़े बड़े जो जमींदार थे उनसे भूमि लेकर जो सीमांत किसान हैं या गरीब किसान हैं उनमें बांटना, ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें, खेती कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। क्लियर? और अपने जो जीवन का जो स्थिति है उसको सुधार कर सकें।
लेकिन जब ये चीज़ें होना शुरू हुई तो लोग कोर्ट पहुंचने लगे, कहने लगे कि भैया देखो हमारी लैंड छीनी जा रही है स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, और आप बताइए आर्टिकल 31 के भीतर ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है, मतलब मूल अधिकार है, और यहाँ स्टेट लिया जा रहा है। तो उस समय डिबेट चल पड़ी कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, मतलब नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कौन ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, कौन किस पर हावी होगा, और हमें करने की क्या जरूरत है, इनके बीच बैलेंस स्टैब्लिश करने की जरूरत है या किसी एक को ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तो कर दिया है कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा दमदार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है ग्रेट खली और डीपीएसपी है राजपाल यादव, तो फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा दमदार है। लेकिन कोर्ट ने अपनी कई सारी एक्सप्लेनेशन में यह कहा कि अगर हमें 39B और 39C ये नीति निर्देशक तत्व के भीतर है। 39B में बात होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मतलब धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ चंद लोगों के पास इस देश का बहुत सारा पैसा जमा नहीं हो जाना चाहिए। दूसरा 39C मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब उसी वर्ग के लिए अगर पुरुष काम करता है तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता था और अगर महिला काम करती है उससे कम पैसा मिलता था। तो इसको भी कहीं ना कहीं इंश्योर करने की बात की गई है। हाल फिलहाल में बीसीसीआई का एक डिसीजन है कि जो वीमेन क्रिकेटर हैं उनको भी पुरुष क्रिकेटर के बराबर ही पैसा मिलेगा। तो ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो आप इस तरह से पॉलिटी को रिलेट करते चलें अपने आसपास के समाज से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यार अगर 39B और 39C को हमें साकार करना है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा मतलब ताक पर रखा जा सकता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। 39B और 39C अगर आ जाएगा तभी हमारे समाज का सही विकास हो पाएगा, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो बार बार लोग कोर्ट जाएंगे, बार बार यही होता रहेगा। अगर हम संपत्ति जो केंद्रीकृत है एक जगह पे उसको हम बांटने का प्रयास करेंगे तो लोग कोर्ट जाएंगे और मामला अटका रहेगा। तो जो विकास होना चाहिए, जो कमजोर लोगों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो 31(1) में ये बात की गई थी कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अनुसार व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर सकता है, ठीक है, मतलब संपत्ति का अधिकार उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर राज्य कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे वो उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित कर सकता है। 31(2) में आधार बता दिया गया कि राज्य के इन आधारों पर किसी की संपत्ति ले सकता है। एक तो पब्लिक पर्पस के हेतु, सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, ठीक है, सार्वजनिक उद्देश्य माने जैसे मान लीजिए हाईवे गुजारना है, ठीक है, तो एक्वायर कर लिया और उसके बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दी जाएगी, ठीक है। पहले कंपनसेशन और अमाउंट, मैंने आपको बताया कंपनसेशन अमाउंट में अंतर है। कंपनसेशन बाकायदे जोड़ घटा के सारी चीज़ों का आकलन करके एनालिसिस करके तब दिया जाता है। लेकिन अमाउंट में क्या हो गया, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने अमेंडमेंट किया 1971 वाला अमेंडमेंट, उसमें किया कि अब सरकार के ऊपर है कि वो जितना अमाउंट देगी आप एक्सेप्ट करिए अथवा ना करिए, हमारा काम है, हम अमाउंट दे देंगे आपको, ठीक है। पहले कंपनसेशन दिया जाता था, बाद में कंपनसेशन शब्द को ही हटाया, उसके बाद उसमें अमाउंट शब्द जोड़ा गया, राशि शब्द जोड़ा गया, और वो गवर्नमेंट के इच्छाओं पर निर्भर हो गया कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितना पैसा आपको दे देगी उतना पैसा आप रख लीजिए अथवा ना रखिए, गवर्नमेंट से मतलब नहीं। क्लियर। तो उस समय की गवर्नमेंट ने संविधान संशोधन करके आर्टिकल 31 में 31 कैपिटल ए जोड़ा। मैंने जहां भी बताया कैपिटल हो जाएगा ना, ये संविधान संशोधन का परिचायक है, सूचक है, आपको ध्यान रखना है। तो 31A जोड़ा और उसमें ये बात की गई कि 31A के भीतर अगर हम लैंड एक्वायर करेंगे 5 तरीके के कानूनों द्वारा तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का हनन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या बात की गई, रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्लियर। और आर्टिकल 19 में आपको फ्री स्पीच की बात की जा रही है, अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। तो आर्टिकल 31A वर्सेस आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 में जंग छिड़ गई, ठीक। उसके बाद 31B जोड़ा गया संविधान संशोधन करके, और 31B किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा बताइए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, जो 9 शेड्यूल जोड़ी गई उसमें। और 9 शेड्यूल में कहा गया कि भाई 9th शेड्यूल में जो भी विषय डाल दिए जाएंगे, 9 शेड्यूल में जो भी विषय डाल दिए जाएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। IR कोहलियो केस 2007 आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो भाई तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो कि 24 अप्रैल 1973 ये डेट है केशवानंद भारती केस और सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन की।
तो कट ऑफ डेट बता दी कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो कानून डाल दिए गए 9 शेड्यूल में, कोई बात नहीं, क्लियर। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून 9 शेड्यूल में डाले गए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा, न्यायिक पुनरावलोकन उन विषयों का, उन कानूनों का हो सकता है। एक बार फिर से 31 भी जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा। उसमें 9 शेड्यूल जोड़ी गई। 9 शेड्यूल में सरकार ने सोचा कि यार ऐसे विषय रख देते हैं, क्योंकि बार बार लोग कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसे विषय इसमें डाल देते हैं कि प्रावधान कर दे कि यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। ठीक है, विषय डालते गए डालते गए डालते गए, और अब तो पहले 13 थे, अब तो 226 और 240 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो बाद में केशवानंद भारती का केस होता है 24 अप्रैल 1973, और उसके बाद IR कोहलियो केस 2007 आता है। इसमें बोला गया है कि ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के पहले जो विषय 9 शेड्यूल में डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, क्लियर। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐसे विषय जो फंडामेंटल राइट्स का, जो मूल अधिकार का हनन करते हैं या संविधान के किसी प्रोविज़न का हनन करते हैं, उसको आघात पहुंचाते हैं, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा। इस बात को आप गांठ बांध के अपने कान में बैठा लीजिए। ये देखिए वही बात की गई है कि 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मुआवजा शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह अमाउंट शब्द, अमाउंट इसकी हिंदी होती है राशि, राशि शब्द जोड़ा गया। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C भी जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 31C जोड़ा गया। अब 31C में कौन सी बात है, पहले ये देखिए आप कि 31C ये कहता है कि अगर भाई हम ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो 39B और 39C को साकारित करता है, उसके लिए प्रयास करता है, तो ये कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं होगा, इसको निरस्त नहीं कर दिया जाएगा इस आधार पे कि ये फंडामेंटल राइट्स किसका किसका हनन करता है, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 19 का और आर्टिकल 31 का। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 31C जोड़ा गया। 31C में यह बात की गई कि अगर गवर्नमेंट 39B और 39C, 39B में क्या बात है, धन का केंद्रीकरण नहीं होने देना है। 39C की क्या बात है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो 39B और 39C को साकारित करना चाहता है, मतलब प्रैक्टिकल में उसे विजुलाइज करना चाहता है, मूर्त रूप देना चाहता है, तो आप इस आधार पे कोर्ट नहीं जाएंगे कि ये हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का हनन करता है। तो बाद में जब इसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा भाई बात ठीक है। तो यहाँ देखिए विनर निकल के आता है कौन सा, 39B और 39C। ठीक है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C किसको किसको मात करता है, 14, 19 और 31। खैर अब तो 31 नहीं है, तो आप इनको याद रखिएगा, 14 और 19 पर भारी पड़ेगा 39B या 39C। ठीक है, ये पूरी डिबेट याद रखिएगा, ये फैक्ट घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं। उसके बाद गवर्नमेंट एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें कहा जाता है कि पहले तो 39B और 39C DPSP को पूरे करने की बात हो रही है। अब तो कह रहे हैं कि किसी भी DPSP को पूरा करने के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का हनन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। खैर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया बाद में। और वो केस का क्या नाम था, मिनर्वा मिल्स केस। आप ऐसे ही माइंड में बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लेके, जैसे हमने लिखा है उसमें शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही माइंड में बनाइएगा, कागज देखिएगा तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, सफेद पन्ना लीजिए, ऐसा माइंड में बनाइए, खुद अपनी राइटिंग में लिखिए, तुरंत याद होगा। अब मैंने अभी आपको बताया अल्पसंख्यक वाले में कि शैक्षणिक संस्थानों का अधिग्रहण करने पर मार्केट रेट पर मुआवजा देना पड़ेगा, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी जीवित है। दूसरी बात, यदि राज्य मतलब स्टेट किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि ग्रहण करता है और वो लैंड सीलिंग के दायरे में है, तब भी उसको कंपनसेशन मार्केट रेट पे ही देना पड़ेगा। तो दो आधारों पे अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी जीवित है। अब ये लैंड सीलिंग क्या आ गया, इसको जरा देख लेते हैं। भाई पहले था कि उनके पास 200 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है। अगर ऐसा होगा तो बहुत लोग के पास लैंड ही लैंड है, किसी के पास लैंड ही लैंड नहीं है। तो एक सीलिंग बना दी गई कि भाई देखो 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। अब मान लीजिए मैं हूँ किसान, ठीक है, ए नहीं सचिन लिखते हैं, मान लीजिए सचिन है किसान। अब इनके पास ज़मीन 50 एकड़ से कम है, ठीक है, और राज्य आता है
कहता है सचिन जी मुझे आपका खेत लेना है, एक हाईवे निकालना है, मेरे पास ज़मीन 50 एकड़ से कम है, तो अगर राज्य मेरे से ज़मीन ले रहा है, मेरे खेत की ज़मीन ले रहा है, तो राज्य मुझे कंपनसेट करेगा, मुआवजा देगा, अमाउंट नहीं देगा। मतलब बाकायदा कैलकुलेशन होगा, मार्केट रेट पे उस समय का ज़मीन का दाम चेक किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, तब जाके राज्य मुझे मुआवजा देगा, कंपनसेशन देगा, अमाउंट नहीं देगा। क्या देगा? कंपनसेशन देगा। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से मूल अधिकार का जो दर्जा वापस ले लिया जाता है और बाद में इसे कहाँ रख दिया जाता है? आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 पे, जिसमें बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो आप पहले कह देंगे आर्टिकल 32। क्लियर? आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों को लागू एवं हनन से रोकने हेतु रिट जारी करने की पावर देता है। मतलब आर्टिकल 32 किसको पावर देता है? सुप्रीम कोर्ट को। और आर्टिकल 226 किसको पावर देता है? हाई कोर्ट को। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में, और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट और उसके अलावे जो भी मामले हैं हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो रिट पावर का दायरा है, रिट पावर या रिट की शक्ति का जो दायरा है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा बड़ा है। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए रिट जारी करेगी, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट को तो लागू करवाने के लिए जारी करेगी, लेकिन उसके साथ अन्य कोई मामला हाई कोर्ट को इंपॉर्टेंट लगता है तो उसके लिए भी वो रिट जारी करेगी। तो इस आधार पर हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हाई कोर्ट की जो रिट पावर है, जो रिट शक्ति है, उसका जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है। तो पहला पॉइंट एक तो ये दिमाग में घुसाइए आप। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और बिल्कुल डिटेल में जाते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। लेकिन हैबियस कॉर्पस पर डिस्कशन करने से पहले, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर डिस्कशन करने से पहले एक दो बात और जान लीजिए आप। ठीक है, जैसे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। ये पावर अगर बढ़ाना चाहे तो कौन बढ़ा सकता है? मान लीजिए 5 रिट की जगह 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो ये पावर कौन बढ़ा सकता है? किसके हाथ में पावर है कि हम कोर्ट की पावर और बढ़ा दें, रिट पावर और बढ़ा दें? तो वो है संसद। ठीक है, अजीब लगेगा लेकिन संसद के हाथ में संविधान ने पावर दी है कि रिट जारी करने की शक्ति अगर आपको किसी अन्य कोर्ट को देनी है तो संसद उस पर कानून बना सकती है, रिट का दायरा बढ़ा सकती है, लेकिन रिट का दायरा घटा नहीं सकती, रिट को कम नहीं कर सकती, रिट की शक्ति कम नहीं कर सकती। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, क्या जो आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराने के लिए? तो क्या ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि ये अधिकार जो है आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने को मिला है, ये बैन हो जाए? तो हाँ, आर्टिकल 359 में ये बात की गई है कि प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकता है ये जो राइट टू मूव एनी कोर्ट। ठीक है, जो आप फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना चाहते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, मतलब आर्टिकल 359 क्या कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है आर्टिकल 352 के थ्रू, तो 359 में लिखा है कि जो आपका अधिकार है कोर्ट जाने का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने का, तो वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बात और कि जो रिट जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है। तो अगर आप आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, संरक्षक है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। ठीक है, मना नहीं कर सकता है आपको इंटरटेन करने से, इंटरटेन मतलब आपकी बात सुनने से। लेकिन अगर आप आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो ये हाई कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो आपकी बात सुने अथवा नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, हाई कोर्ट की बात हो रही है तो हाई कोर्ट की जो रिट पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य तक सीमित है। भाई, राज्य का हाई कोर्ट होता है या दो से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट होता है तो वहीं तक सीमित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर
ऑल ओवर इंडिया तक फैली हुई है, ठीक है। लेकिन दायरा किसका बड़ा है, मैंने आपको बताया हाई कोर्ट का, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में ऐसे लिख के आए कि रिट पावर क्या सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव है, तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट को भी मिली हुई है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है। अब डिस्कस करते हैं हैबियस कॉर्पस की बात, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मज़ेदार एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए पर्सन एस है और दूसरा पर्सन भी एस है, ठीक है। दोनों का नाम एस एस है, एस से शुरू होता है। मान लीजिए दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये दोनों किसी पार्क में मिलने पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई कांस्टेबल आता है और लड़के को उठा के ले जाता है, लड़के को उठा के ले जाता है और नज़र बंद कर देता है, ठीक है। तो अब बताइए, लड़का नज़रबंद हो गया बिना कोई आधार बताए हुए, निरंकुश तरीके से, तो लड़का तुरंत जाएगा कोर्ट के पास, ठीक है। मतलब लड़के के बिहाफ पे, लड़का तो अंदर हो गया, तो लड़के के बिहाफ पे जाएगा कोर्ट, और कोर्ट हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करेगा कि भाई टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जो बॉडी को आपने डिटेन किया है, जो बॉडी को आपने किडनैप किया है, किडनैप मतलब लॉकअप में रखा है, उसको प्रेजेंट करिए मेरे सामने, ठीक है। प्रेजेंट करिए, उसको बोलने का अधिकार दीजिए, आप अपने एविडेंस रखिए, अपने तर्क रखिए कि आपने इसको क्यों अंदर रखा है। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो ओके है, आप इसको लॉकअप में ले जाएंगे। लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते हैं और आपने निरंकुश तरीके से उसको अंदर रख लिया है, तो फिर उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी का आधार है, ठीक है। कोई आपको ऐसे ही नज़रबंद नहीं कर सकता है। इसलिए हैबियस कॉर्पस की जो रिट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी का आधार, और ये स्टेट एज वेल एज प्राइवेट दोनों के विरुद्ध है, ठीक है। मतलब राज्य के विरुद्ध और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध अवेलेबल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, उसने किसी पर्सन बी को अरेस्ट कर रखा है, डिटेन कर रखा है, तो इस ए व्यक्ति के विरुद्ध भी कोर्ट हैबियस कॉर्पस इशू कर सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इशू कर सकती है। मतलब स्टेट ने किया तो किया, वहाँ भी कोर्ट इशू कर देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेता है, नज़रबंद कर लेता है, तब भी वहाँ कोर्ट इशू कर सकती। तीसरी बात, अप्रोच कौन करेगा, ठीक है। कोर्ट जाएगा कौन? वो व्यक्ति तो चला गया है जेल के अंदर, तो उसके बिहाफ पे, मान लीजिए मेरा दोस्त है, ठीक है, वो, तो उसके बिहाफ पे मैं कोर्ट जा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का वही कोर्ट जाए। अगर वहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे मैं भी जा सकता हूँ, कोई थर्ड पार्टी जा सकती है, फोर्थ पार्टी जा सकती है, फिफ्थ पार्टी जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन ये कहाँ लागू नहीं होगी हैबियस कॉर्पस की रिट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय की अवमानना कर दी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, तो वहाँ लागू नहीं होगी, ठीक है। लेजिस्लेचर की अवमानना कर दी है, और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, जो संसदीय विशेषाधिकार, अगर उनका अवमानना होती है तब भी ये रिट लागू नहीं होगी उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। अगर वो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है तब भी ये रिट लागू नहीं होगी। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग दूसरी रिट पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है मैंडमेस, और इसको हिंदी में कहते हैं परमादेश, ठीक है। नाम से क्लियर है, कोई आदेश देने की बात हो रही है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वी कमांड, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है और इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो होता है वी कमांड। देखिए आपने कमांडो शब्द सुना होगा, ठीक है। कमांडो जो कमांड लेता है अपने सर से, ठीक है, अपने हेड से जो कमांड लेता है वो कमांडो कहलाता है। अब एग्जाम्पल से बात करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए आप गए आधार कार्ड बनवाने, ठीक है, UIDAI के ऑफिस, अब तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है,
हम पहले एक बात कर रहे हैं, एक एज्यूम करिए आप, UIDAI सरकारी पैसों से चलता है, तो ये राज्य के अंतर्गत आ गया, स्टेट के अंतर्गत आ गया। आप बार बार जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई मेरा आधार कार्ड बना दो, मेरा आधार कार्ड बना दो, लेकिन इसमें कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बनाने को तैयार नहीं है। तो आप कोर्ट अप्रोच करते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं और वहाँ अपनी बात रखते हैं कि भाई ऐसे ऐसी बात है, हम अपना आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं लेकिन ये मेरा आधार कार्ड बना नहीं रहे हैं। तो कोर्ट उनको आज्ञा देगा, उनको कमांड देगा, ठीक है, कि भाई इसका जो आधार कार्ड नहीं बना रहे हो ना, इसको बनाओ। तो इसलिए बोला जाता है कि परमादेश जो है या मैंडेमस जो है, सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर सकता है या नहीं करता है तो वहाँ पे मैंडेमस अप्लाई होती है, सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू करता है। ठीक, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये भी समझा कि मैंडेमस सिर्फ और सिर्फ सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति अर्थात सरकारी व्यक्ति के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल को इशू की जा सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं की जा सकती है, प्राइवेट कंपनी को इशू नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, राज्य की श्रेणी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, और किसको इशू नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति को इशू नहीं की जा सकती है, राज्यपाल को इशू नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसकी सलाह पर काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करते हैं। ठीक है, उनको जो जो जैसा बताया जाएगा वैसा वैसा काम करेंगे। और किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। और किसके विरुद्ध की जा सकती है? जैसे हमने बताया, सरकारी आदमी हो गया कोई, ठीक है, कोई हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को इशू कर सकता है कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कोर्ट भी स्टेट की डिफिनेशन में आता है, ट्रिब्यूनल भी स्टेट की डिफिनेशन में आता है। ठीक है, इसे बोला जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है? अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है कि उस बॉडी में जज भी होगा और प्रशासनिक अधिकारी भी होगा, जैसे IAS हो गए। ठीक है, ये होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब। तो ये रिट किसके किसके खिलाफ इशू की जा सकती है? जैसे सरकारी आदमी हो गया, कोई हाई कोर्ट है अपने से नीचे वाले कोर्ट को इशू कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इशू कर रहा है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर रहा है। ठीक है, ट्रिब्यूनल को इशू की जा सकती है। एक बात और समझिए, मैंडेमस के अंतर्गत अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो आप वही जाइए जिसके ऊपर बीतती है। कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पार्टी किसी पर्सन के बिहाफ पे कोर्ट नहीं जाएगा और कहेगा भाई सुप्रीम कोर्ट इशू करिए मैंडेमस रिट। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, जिसकी हिंदी होती है प्रतिषेध। ठीक है, किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर देना, रोक देना। ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी को इशू की जा सकती है। अभी मैंने बताया न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक बॉडी को इशू की जा सकती है। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? मान लीजिए ट्रिब्यूनल है कोई, ठीक है, कोई ट्रिब्यूनल है, ये बना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये फैसले सुन रहा है शादी से संबंधित मामला। तो कोर्ट कहेगा भाई तुम अपने दायरे से बाहर जा रहे हो, तुम्हें बनाया गया है इन्वायरमेंट से जुड़े मामले सुनने के लिए, तुम सुन रहे हो शादी का मामला, तो प्रोहिबिट करता हूँ और जो मामला तुम्हारे पास है उसको वहीं रोक दो। ठीक है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है, ये निर्णय देने के पहले प्रयोग की जाती है। ठीक है, निर्णय देने के पहले प्रयोग की जाती है। और सर्शोररी ये कब निर्णय देने के बाद लागू की जाती है? तो सर्शोररी और प्रोहिबिशन में मेन अंतर यही होता है। अब सर्शोररी में क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय अपने से निम्नतम न्यायालय को कह सकता है भाई ये केस तुम नहीं सुन सकते हो। ठीक है, तुमने फैसला चलो दे दिया है, लेकिन हम सुनेंगे, क्योंकि हो सकता है तुमने कोई गलती कर दी हो। तो इसमें जो रिट है वो फैसला देने के बाद, मतलब कोर्ट जो पहले सुन रहा था उसने फैसला दे दिया है तब अप्लाई होगी। लेकिन प्रोहिबिशन हो सकता है फैसला भी दिया ना गया हो, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह दे कि ये मामला मेरे पास ले आओ, हम इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और सर्शोररी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तीनों के विरुद्ध इशू की जा सकती है। मतलब न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक अथॉरिटी कोई है तो उसके विरुद्ध इशू की जा सकती है। क्लियर? अब पांचवा देखिए, को वारंटो।
ठीक है, जिसका मतलब अधिकार परीक्षा। मान लीजिए क्या हो रहा है, आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप ए पर्सन हैं और कोई पर्सन बी है। आप बहुत मन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लगन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और बी कोई घोटाले के थ्रू आरओ बन जाता है या पीसीएस बन जाता है, तो बाद में न्यायालय इस घोटालेबाज से, मतलब सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति से, ये प्रश्न पूछ सकती है कि भाई तुम्हारी वैधता क्या है, किस अथॉरिटी से तुम इस पद पर आए हो, पता चला है तुम तो घोटाले से आए हो, तो तुमको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब को वारंटो एक ऐसी रिट है जो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई फिफ्थ पार्टी भी जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हैबियस कॉर्पस और को वारंटो, ये दोनों ऐसी रिट हैं जिसमें थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी भी जा सकती है, लेकिन सर्सुरेरी प्रोहिबिशन और कौन सी मैंडमस, उसमें सिर्फ वही जाएगा जिसके ऊपर बीत रही है वो बात, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बचा है आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ये तीनों बहुत छोटे छोटे हैं, कल हम लोग 2 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व की क्लास शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आज सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।